सुपर हीरोज तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सुपर हीरोज अननोन ही रह जाते हैं, बावजूद इसके कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर बीइंग से क्यों ना हो। डीसी कॉमिक्स का जॉन कॉन्स्टेंटीन एक बहुत ही अंडरडॉग सुपर हीरो है, जिसे 2005 में कॉन्स्टेंटीन मूवी के अंदर हमने कियानू रीव्स के फॉर्म में देखा था। और जैसा कि इस मूवी के सीक्वल बनने की भी खबरें आ चुकी हैं, कैसा होगा इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानना, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कॉन्स्टेंटीन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि कॉमिक बुक के हिसाब से जॉन कॉन्स्टेंटीन के लुक्स और ओरिजिन को मूवी के अंदर क्यों बदला गया। क्या सचमुच रियल लाइफ में स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी एग्जिस्ट करता है और उसके पीछे आखिर हिटलर क्यों पड़ा था। जानेंगे इस मूवी के अंदर दिखने वाले डीमंस का इंस्पिरेशन आखिर कहां से आया था, कियानू रीव्स से पहले कौन कौन प्ले करने वाले थे जॉन कॉन्स्टेंटीन का रोल, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके आने वाले सीक्वल के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2005 की कॉन्स्टेंटाइन मूवी डीसी कॉमिक्स के जॉन कॉन्स्टेंटीन के कॉमिक्स पर बेस्ड है, जो हमें पहली बार देखने को मिला था द सागा ऑफ स्वैम्प थीम के इशू नंबर 37 में, जो 1985 में पब्लिश हुई थी। और यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया था राइटर एलन मूर ने, जहाँ पर कॉमिक बुक में इसके लुक को ब्रिटिश सिंगर और म्यूजिशियन स्टिंग पर मॉडल किया गया था। और फाइनली डीसी कॉमिक्स के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद 1998 में इसके अपने टाइटल हेल ब्लेजर को रिलीज किया गया। जॉन कॉन्स्टेंटीन पर मूवी बनाने का आइडिया वार्नर ब्रोस के अंदर 1997 से ही शुरू हो चुका था, जहां पर 1999 में इस मूवी को पॉल हंटर, वहीं पर 2001 में इस मूवी को तारसेन सिंह को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया था। लेकिन सन 2002 में तारसेन सिंह पर वार्नर ब्रोस के लॉसूट के चलते इस मूवी की जिम्मेदारी को फ्रांसिस लॉरेंस को दी गई और ये मूवी फाइनली 2005 में बनकर तैयार हुई। सबसे सैड बात तो ये है कि यहाँ पर एलन मूर, जिन्होंने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था, इस मूवी के अंदर वो कॉन्स्टेंटीन के अडॉप्टेशन से खुश नहीं थे, जिसके कारण इस मूवी से मिले हुए सारे के सारे पैसों को उन्होंने कॉन्स्टेंटीन के कॉमिक्स के आर्टिस्ट को दे दिए। जॉन कॉन्स्टेंटीन के रूप में कियानू रीव्स ने हमें इस मूवी में बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, लेकिन यहाँ पर उनके लीड रोल को प्ले करने से पहले बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि मेल गिब्सन, निकोलस केज और केविन स्पेसी को भी जॉन कॉन्स्टेंटीन के रोल के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन यहाँ पर इस रोल को कियानू रीव्स को दिया गया। अब इस मूवी के अंदर जितना बैडएस तरीके से जॉन कॉन्स्टेंटीन के कैरेक्टर को दिखाया गया है, कॉमिक बुक से ये कहीं ज्यादा अलग है। जहाँ पर सबसे पहले ये कैरेक्टर एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर एक ब्लॉन्ड है जो लिवरपूल इंग्लैंड से बिलोंग करता है, और ये एक्चुअली एक थिक इंग्लिश एक्सेंट में बात करता है। और इनिशियली इस बात को डिसाइड किया गया था कि इस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कियानू रीव्स इंग्लिश एक्सेंट को यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण लास्ट मोमेंट में इस पूरे के पूरे कैरेक्टर की सेटिंग को इंग्लैंड के बजाय अमेरिका कर दिया गया। और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स को भी ये चेंज फेवरेबल लगा, जिसके कारण इस मूवी पर काम चालू हो पाया। इस मूवी के अंदर जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट यानी स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को दिखाया गया था, उसे होली लैंस भी कहा जाता है। और रियल लाइफ में इसके 3 वर्जन्स हैं, जिन्हें दुनिया के अलग अलग कोने में रखा गया है। और रियल लाइफ में इनमें से एक पर नाजीज तक का हाथ लगा था, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज के हारने के बाद इस स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को रिकवर किया गया। माना जाता है कि हिटलर यहाँ पर एक्चुअली इस स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की मैजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वहीं पर कई सारे रियल लाइफ रिसर्चर्स इस बात को मानते हैं कि इन स्पीयर्स ऑफ डेस्टिनी को तकरीबन 5 से 7वीं शताब्दी के बीच बनाया गया होगा, जो बिब्लिकल माइथोलॉजी के हिसाब से काफी आगे का टाइम है। इस मूवी के टाइटल को एक्चुअली कॉमिक बुक से सिमिलर हेल ब्लेजर ही बुलाया जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये मूवी हेल बॉय के सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों बाद ही रिलीज होने वाली थी, जिसके कारण इस टाइटल को 2005 में जॉन कॉन्स्टेंटीन के सर टाइटल कॉन्स्टेंटीन पर रखा गया। इस मूवी के अंदर हेल के लुक को डिजाइन करने के लिए डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस ने इसके कॉन्सेप्ट को एक अल्टरनेट डायमेंशन की तरह दिखाया, जहां पर इसके विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर और प्रोडक्शन मैनेजर ने कई सारे न्यूक्लियर टेस्टिंग के फुटेज और उससे होने वाले डेविस्टेशन को गौर से स्टडी किया, और उन्हें अपनी तरफ से बायोलॉजिकल ग्रोथ और वाइन्स का आइडिया आया।
इस मूवी के अंदर हमें सेप्लावाइट मॉन्स्टर्स भी देखने को मिले, जिन्हें एक्चुअली CGI के रूप से बनाया गया था, लेकिन वहीं पर स्कैवेंजर डीमंस को प्रैक्टिकली आर्टिकुलेटेड पपेट के रूप में बनाया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता था और इसके लिए यहाँ पर 6 पपेटियर्स की जरूरत पड़ती थी। और प्रैक्टिकल इफेक्ट से याद आया कि इस मूवी के अंदर हमें सबसे भयानक वर्मिन मैन को एक्चुअली पहले प्रैक्टिकल फिजिकल विजुअल इफेक्ट्स के रूप में दिखाया जाना था, लेकिन यहाँ पर इस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इस कैरेक्टर को पूरी तरह से CGI के रूप में मॉडल किया गया, जिसमें स्नेक, रैट्स और 20 अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स और रियल बग्स और वर्म्स का इंस्पिरेशन लिया गया था। और इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन जिसेप्पे आर्किम्बोल्डो की 16वीं शताब्दी की पेंटिंग से लिया गया था। बात करें अगर क्रीचर्स और डीमन डिजाइन्स की, तो यहाँ पर स्कैवेंजर और सेप्लेवाइट डीमंस का इंस्पिरेशन कई सारे आर्ट से आया था, और तो और कई सारे रियल लाइफ ऑटोप्सी फोटोग्राफ्स का भी रेफरेंस दिया गया था, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स कंपनी स्टैन विंस्टर स्टूडियोज ने कई सारे क्रीचर्स को CGI के रूप में डिजाइन किया। वहीं पर फैक्ट्स के अलावा अगर बात करें इस मूवी के एक सटल डिटेल की, तो इस मूवी के अंदर जॉन कॉन्स्टेंटाइन को एक्चुअली 13 सिगरेट्स को पीते हुए दिखाया गया है, और नंबर 13 कई सारे कल्चर्स के अंदर एक ईवल की निशानी होती है, और यही चीज बेसिकली इस बात का इंडिकेशन था कि इस मूवी के अंदर उसे कैंसर जैसी बीमारी होती है। अब जैसा कि इस मूवी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन को एक एक्सॉर्सिस्ट के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक्सॉर्सिज्म की टेक्निकलिटी को मेंटेन रखने के लिए कई सारे रियल लाइफ एक्सॉर्सिस्ट्स को कंसल्टेंट्स के रूप में हायर किया गया था, और यहाँ पर क्रिस्टोफर चेकॉन की हेल्प ली गई थी, जिनके पास एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी ऑथेंटिक ऑकल्ट आर्टिफैक्ट्स का एक कलेक्शन है। इस मूवी के कुछ छोटे मोटे माइनर डिटेल्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया इसके टाई एंड नोवेलाइजेशन में, जिसे जॉन शर्ले ने लिखा था, जहां पर इस बात को एक्सप्लेन किया गया था कि कॉन्स्टेंटाइन के यूनिवर्स में हेल को सोल और ब्लड की मदद से बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी डिटेल है। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी की गेम अडॉप्टेशन भी 2005 में रिलीज की गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की, जहां पर इस मूवी को एक्चुअली 70 से 100 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, और इस बजट पर इसने तकरीबन 230 मिलियन डॉलर्स ही वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किए, जो कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल नंबर नहीं था। साथ ही साथ क्रिटिकली भी इस मूवी को एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स ही मिला, जिसके कारण इस मूवी के सीक्वल को बहुत लंबे समय तक शेल्फ किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सीक्वल कभी बनेगी ही नहीं। इसके सीक्वल के बनने की 2011 से ही तैयारी हो रही है, जहां पर फ्रांसिस लॉरेंस इसकी अगली सीक्वल के लिए एक्साइटेड थे। साथ ही साथ 2012 में गिलेर्मो देल टोरो को जस्टिस लीग डार्क मूवी बनाने के लिए हायर किया गया था, और इसमें जॉन कॉन्स्टेंटाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फाइनली कियानू रीव्स 2019 को इस बात को लेकर ओपन हुए कि वो इस कैरेक्टर को दोबारा प्ले करने के लिए रेडी हैं, और 2020 में इस मूवी में लूसिफर का रोल निभाने वाले पीटर स्टोमेयर ने इस मूवी के प्रोडक्शन में होने की बात इंस्टाग्राम पे शेयर की। लेकिन जिस हिसाब से वार्नर ब्रोस और डीसी के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा है, अभी लगता नहीं है कि ये मूवी इतनी जल्दी बनकर पॉसिबल भी हो पाएगी। बस हम फैंस उम्मीद ही कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कॉन्स्टेंटाइन मूवी फैक्ट्स। हाँ, मुझे मालूम है कि इस वीडियो के अंदर मैंने कई जगहों पर कॉन्स्टेंटाइन को कॉन्स्टेंटाइन भी बोला है और स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी भी बोला है, उसके लिए सॉरी। इस मूवी को मैंने बहुत पहले देखा था और उस समय मुझे बात नहीं मालूम थी कि ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स का पार्ट है। इसके बावजूद भी ये मूवी मुझे बहुत बैडएस लगी थी और मैं हमेशा सोचा करता था कि इसका सीक्वल कब आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि वार्नर ब्रोस ऐसे कल्ट क्लासिक पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दे। बाय द वे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कॉन्स्टेंटाइन मूवी के बारे में और कौन कौन सी चीजें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।